कोई इसका शॉर्टकट है ही नहीं। जैसे जैसे टेस्ट आपका प्रोग्रेस करेगा, और टेस्ट पेस में होते बहुत हैं, है ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं प्रेस में, है ना। अभी तो आपको लग रहा होगा कि कम हो रहे हैं, TWT एंड ये हो रहे हैं। आप 12th वाले से पूछना जो अभी दे रहे हैं, इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं ना AITS वगैरह, कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेडिकल में टेस्ट होते हैं, है ना। हाँ, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आपका वो पोर्शन स्ट्रांग हो जाए। मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी थ्योरी होती है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ये कितना जल्दी जल्दी आपने आंसर किया है ना। करेक्ट आंसर देना होता है, और अगर नहीं भी आ रहा तो उसको समझना होता है, क्योंकि वो थ्योरी का पार्ट ही होते हैं जो क्लास में हम क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बेसिस पे जब मॉडल में क्वेश्चन आएंगे तो उसको आप कर पाओगे, या टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे तो उसको कर पाएंगे। तो वन बाय वन आई विल शेयर द क्वेश्चन, है ना। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है, इजिली आप कर लोगे इसे। V is equal to under root of T by nu। हाँ, Ahana, your answer is correct. Sara, your answer is correct. और आपको वो एक क्वेश्चन सही बोल रहे थे, आप उसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जो आया था, चेतना, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। जो एक क्वेश्चन नंबर 11 था मेजर टेस्ट में, उसके आंसर में थोड़ी सी एक G एक्स्ट्रा था ऑप्शन में, है ना। मेरे ख्याल से बोनस होना चाहिए वो भी। हाँ, सारा आपका सेकंड ऑप्शन भी सही है। बेटा गौतम, पहले पार्ट में तो लॉस्ट निकालनी है, सेकंड में तो टाइम निकालना है ना। आप देख लो कौन सी चीज का आंसर आप दे रहे हो, है ना। सारा सही है आपका आंसर, है ना। योर आंसर इज करेक्ट। सही है ना। काफी लोगों के सही आंसर आ गए हैं। तो आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो थ्योरी का पार्ट है ये बोल रहा है कि कोई यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जो है वो हैंग्ड है ना। किस तरह से कोई भी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली आपकी हैंग्ड है।
है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं एक, तो डिस्टर्बेंस ऊपर ट्रेवल करेगा। अब आपको पता है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन वेरिएबल होगी ना, है ना, कि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम थोड़ी होगी, टेंशन वेरिएबल होगी, टेंशन वेरिएबल है। तो चूंकि आपका वेलोसिटी टेंशन के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी। हाँ, तो पहले पार्ट तो इसने पूछा हुआ है कि इससे किसी हाइट पे कितनी वेलोसिटी होगी। इस हाइट को आप एक्स ले लो, बाद में हम वैल्यूज पुट कर देंगे कि जब ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सीधे इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि भाई v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू होता है ना। और इस पॉइंट पे टी निकालने के लिए इस नीचे का वेट ले लोगे ना आप इसमें, कि अगर यहाँ पे मुझे टी निकालना है तो इस पूरे नीचे का वेट ले लेंगे, और इस नीचे वाले पोर्शन का जो वेट होगा वो आपका हो जाएगा म्यू एक्स इंटू जी। म्यू मास पर लेंथ होता है, तो एक्स लेंथ का मास म्यू एक्स हो जाएगा, जी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टेंशन की वैल्यू आपकी जो होगी उस एक्स डिस्टेंस पे, वो आपकी आ जाएगी म्यू एक्स जी, बाई म्यू से डिवाइड हो गया तो म्यू म्यू कैंसिल, वी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी एक्स आ गई। हाँ, तो मतलब वी वेरिएबल इस फंक्शन से वेरी कर रहा है कि वी रूट जी एक्स है। बस पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया कि जब मैं यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे वैल्यूज तो पुट कर दूंगा मैं जी की वैल्यू इसने 9.8 दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू इसने बोला है 0.5, तो इससे आपका आंसर 2.21 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, है ना, कि फर्स्ट पार्ट हम इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए आपका म्यू एक्स जी कैसे आया बेटा। अब देखो इसका वेट कितना हो जाएगा, म्यू जो होता है ना वो लीनियर मास डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट लेंथ, है ना। गौतम आप सही है, आपका आंसर मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करके मास आ गया, और एम जी तो वेट होता है, तो टी इक्वल टू एम जी हो गया आपका। म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है और एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एक्स हो जाएगा, जी से मल्टीप्लाई करके वेट आ गया, इसके वेट को ही तो टेंशन बैलेंस कर रहा है, तो टी की वैल्यू म्यू एक्स जी आ गई। तो इससे फर्स्ट पार्ट आ गया, है ना। अब सेकेंड पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो सेकेंड पार्ट में आप ध्यान रखना क्या होगा कि अगर वेलोसिटी वेरिएबल है रूट जी एक्स से, तो एक्चुअली एक्सलेशन भी वेरिएबल होगा, है ना, एक्सलेशन भी इस केस में वेरिएबल होगा। और जब भी एक्सलेशन वेरिएबल होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, तो इसको डिफरेंशिएट करके एक्सलेशन में भी एक्स आ जाएगा। तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, भाई वी इक्वल टू आपका अंडर रूट ऑफ जी एक्स है, तो वी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं बेसिकली आपका डी एक्स बाई डी टी, है ना, इंटू जी एक्स। और अलग अलग कर लेते हैं, तो टाइम निकालना है तो डी टी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज द डी एक्स बाई रूट जी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो जब टाइम जीरो था तो एक्स की वैल्यू जीरो थी, और इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर एल है, बाद में एल की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो टाइम जीरो पे एक्स की वैल्यू, टाइम जीरो पे एक्स की वैल्यू जीरो पे, टाइम जीरो पे एक्स की वैल्यू जीरो थी, और आपको टाइम निकालना है जब ये टॉप तक पहुंच जाए, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, एल हो जाए। किसी भी पार्ट का हम टाइम निकाल सकते हैं कि पूरा आधा जो भी है, लेकिन पूरा बोला तो जीरो से एल ले लेंगे। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 200 ऑफ एल बाई जी आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करके 200 ऑफ एल बाई जी आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें कि अब जो टाइम लगेगा 200 ऑफ एल बाई जी, एल की वैल्यू जो है आपकी वो 2.45 है, और जी इसने 9.8 दिया हुआ है, तो इससे 1 सेकेंड आ जाएगा। तो टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 सेकेंड आ जाएगी, है ना। तो 1 सेकेंड टाइम आ गया और वी की वैल्यू 2.21 आ गई। तो ये बड़ा एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये डायरेक्ट आएगा कि भाई किसी भी पल्स को नीचे से अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो उसको टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सही बात है, सही बात है, 2√L/G आ जाएगा, सही बोल रहा हूँ इसमें। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो एल और जी की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो ये आपका 1 सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। तो दोनों आंसर आ गए आपके 2.21 एंड 1 सेकेंड आपका आ गया। विल गेट दिस टाइप ऑफ आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। हाँ, कई बार वेलोसिटी ही पूछ लेते हैं वो, लेकिन इसमें टाइम भी पूछा हुआ था। ये आपका गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज स्टार्टिंग से मैं देता हूँ आपको मैं क्वेश्चंस। हाँ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो जरा, क्या आपका आंसर आ रहा है।
हाँ सर, आपका आंसर सही है बेटा। लास्ट के क्वेश्चन के दो आंसर थे ना आपके, एक तो वेलोसिटी थी 2.21 और एक टाइम था 1 सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर। अभी तक एक ही आंसर सही है। गौतम सही है आपका आंसर। दिवेश, योर आंसर इज करेक्ट। एक्सप्रेशन ही आ गया था। हाँ, चेतना, योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। हाँ चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, काफी लोगों ने सही आंसर बताया इसमें। देखो, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आप ये चीज यूज करोगे, वेव एसएचएम सब में सेम चीज ही होता है, तो है ना। तो इसमें ध्यान रखना कि जब हम दो इसको सुपर इम्पोज करेंगे, एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का एम्पलीट्यूड बी है, तो रिजल्टेंट एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड आएगा या रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, है ना, क्योंकि वेव में पार्टिकल एसएचएम ही तो करता है, वो एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जैसा आप एसएचएम में निकालते थे सुपर पोजिशन में, 2ab cos फाई, इससे निकालेंगे, है ना, कि भाई ए और बी तो आपको पता ही है, cos फाई आ जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है जो फाई होता है, दिस इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है। ये जो फाई होता है क्या होता है एग्जैक्टली आपका, इस केस में फेज डिफरेंस होता है, तो फेज डिफरेंस निकालना एकदम आसान है ना, कि इस केस में फेज डिफरेंस निकालना जो है वो एकदम वही वेक्टर फॉर्मूला यूज होता है इसमें, भाई वेक्टर फॉर्मूला से ही निकालते हैं इसमें। फाइव फेज डिफरेंस होता है, तो आपको पता है कि ये जो पूरा टर्म है इसी को तो हम फेज बोलते हैं, है ना, कि साइन के अंदर ये पूरा जो टर्म होता है दिस इज नोन एज अ फेज। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो आप देखो वीटी तो सिमिलर है, तो वीटी तो कैंसिल ही हो जाएगा जब डिफरेंस निकालेंगे, एक्स भी सिमिलर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बच जाएगा। लेकिन इसमें 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो यहाँ से जो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू होगी ना, वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स नॉट हो जाएगी। ये ध्यान रखना इसमें कि भाई दोनों का जब फेज डिफरेंस निकालेंगे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, लेकिन सिर्फ एक्स नॉट बच गया यहाँ पे, एक्स नॉट पार्ट डिफरेंस बोलते हैं हम इसे। तो 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, फेज डिफरेंस में, है ना। तो बस फेज डिफरेंस आप निकाल लो। हाँ, फेज टू माइनस फेज वन, फेज टू से फेज वन को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कि भाई इसका फेज जो है सपोज आपका फाइव वन है, इसका फेज अगर आपका फाइव टू है, तो हम फेज डिफरेंस को लिख रहे हैं फाइव टू माइनस फाइव वन, ये दोनों का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो फाइव टू से फाइव वन को माइनस करेंगे तो ये आपका आ गया। अब इसमें किस एक्स नॉट की वैल्यू पे पूछा हुआ है, जहां पे एक्स नॉट की वैल्यू लैम्डा बाई टू है, ये आपका हो गया 2 बाई लैम्डा इंटू एक्स नॉट की वैल्यू आपकी लैम्डा बाई टू होगी। तो अल्टीमेटली आप देखो कि जब आप सॉल्व करेंगे तो फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई आ जाएगी 180 डिग्री, कि
कि भाई दोनों वेव में जो फेज डिफरेंस है एक्स नॉट की इस वैल्यू पे वो कितनी है, बेसिकली आपकी λ/2 है। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा आपका ये आ जाएगा √a² + b² और cos 180 डिग्री -1 होती है तो -2ab आ जाएगा। तो ये आपका a-b आ जाएगा सिंपल सा। ये कितना आ जाएगा बेसिकली आपका a-b आ जाएगा, क्योंकि a और b में से कौन सा बड़ा है आपको नहीं पता है, इसलिए इसने मॉड लगा दिया है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा ना। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये तब सुपरपोजिशन के बाद एम्पलीट्यूड है व्हेन फेज डिफरेंस इज पाई। ये वाला एम्पलीट्यूड तब आता है जब फेज डिफरेंस आपका π/2 हो जाता है। π/2 में ये वाला टर्म 0 हो जाता है, तो ये आ जाता है। और ये तब आता है जब फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 होती है। अगर 0 होती तो यहाँ प्लस साइन आता तो a+b आ जाता है। तो डिपेंड करता है फेज डिफरेंस, लेकिन इस केस में आपने फेज डिफरेंस पाई निकाला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो कभी भी गलती होगा कि कॉस्ट के अंदर कभी भी कोई चीज डायमेंशन वाली नहीं रहती है ना, हमेशा चीजें डायमेंशनलेस होती हैं। तो ये वाला टर्म तो कभी सही हो ही नहीं सकता है, ये तो गलत होगा। इन तीनों में डिपेंड करता है कि फेज डिफरेंस क्या आ रहा है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। ऐसे सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम करते रहेंगे भी आज, है ना, क्योंकि बेसिक्स इस तरह से फंक्शंस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। इसको कड़ा तुझे कड़े नीट पकड़ या पर यस बेटा फाइनल स्टेप तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से अपने वैल्यूज पुट कर दे तो पाई आ गया। यहाँ पे फाइव की वैल्यू पाई पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। और कॉस पाई जो होता है -1 होता है तो -1 आ गया। ये जो चीज होगी वो a-b का होल स्क्वायर का अंडर रूट ही तो हो जाएगी। तो मीन्स a-b आ गया आपका आंसर। तो a-b आ गया आपका आंसर। तो जब 5 पाई होगा तो a-b होगा, π/2 होता तो ये आंसर आ जाता है। लेकिन आपका तो पाई है तो ये आंसर आ जाएगा, तो सीधे हम पुट कर देंगे। दिस वी कैन सॉल्व, है ना। तो इसलिए सॉल्व करेंगे राइट। तो फटाफट करते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे। प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा देता हूँ अभी आपको, वेट फॉर अ मोमेंट, है ना। वो आ जाएगा बाद में तो देख लेना उसे, है ना, वो बाद में सीक्वेंस में आएगा तो अब देख लेना उसे, वो एक्चुअली इससे बाद में ही है। चलो धीरे धीरे सॉल्व करते करते वो क्वेश्चन आ जाएगा। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व कर लो इसे। फटाफट करो एकदम, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सारा दिव्यस गौतम सही आंसर है। मैं तो जस्ट बीच में आ गया इसलिए मैंने दे दिया, अदरवाइज नहीं देता मैं इसे। हाँ ना, योर आंसर इज करेक्ट।
हाँ, चेतना सही है आपका आंसर, ठीक है ना, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है ना। पहले तो इस इक्वेशन को ना थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लिया करो आप, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में कोई चीज कॉमन नहीं लेते हो ना आप इसमें, तो 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो उससे आसानी होगी आपको। तो यहाँ पे साइन 2 पाई BT आ गया, -2 पाई C × x आ गया, है ना। जब तक यहाँ साइन के बीच में कुछ होगा तब तक आप कंपेयर गलत करोगे, तो 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो एसएचएम जैसा ही तो होता है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है, इज ट्वाइस द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा बाई के होती है, तो ओमेगा तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ से a इक्वल टू 2/k आ गया। अब यहाँ से कंपेयर करके ये चीज k ही तो होती है ना, तो k की वैल्यू आपकी 2 पाई C आ गई, पुट कर दो यहाँ पे, तो k की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई 2 पाई C आ गई, है ना, कि k की वैल्यू क्या आ गई, इसलिए आपकी 2 पाई C आ गई, तो 2 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो a इक्वल टू 1/पाई C आ गया, मीन्स ये ऑप्शन सही हो गया आपका, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, C इक्वल टू 1/पाई हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्वेश्चंस में कुछ होता नहीं है, आसानी से हम कर लेते हैं इसे, कंपैरिजन करके ही सॉल्व करना होता है सिंपल सा, क्वेश्चन पहले भी किया था हमने। है ना, तो आपका व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेव आ जाएगा आपका, जैसे माइनस है ना, बीच में माइनस साइन है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उल्टा भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बीच में माइनस साइन है तो डायरेक्शन ऑफ द वेव पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था ना एक तरीका होता है कि इस चीज को डिफरेंशिएट करके हम डायरेक्शन ऑफ वेव निकालते हैं, ये चीज कांस्टेंट होती है, कि हम बोलेंगे भाई जो 2 पाई BT -2 पाई जो CX है, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, डिफरेंशिएट कर दो आपसे, तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई B आ जाएगा, माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई C इंटू dx/dt इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से dx/dt की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव भी तो आ जाएगी, 2 पाई कैंसिल हो गया, dx/dt b/a आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, इसलिए आपका b/a आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वेव इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो जो इसका वाला बीच वाला टर्म जो होता है ना, उसको डिफरेंशिएट करके हम निकाल सकते हैं, तो डायरेक्शन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, बट इसमें कुछ है ही नहीं कंपेयर करना है, मैं क्या बताऊँ, भाई मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ओमेगा ये होती है, ट्वाइस ऑफ वेव वेलोसिटी है, तो ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल हो गया, ये आ गया, अभी एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो के ही तो होता है, तो के की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, आंसर, है ना, तो इससे डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लो आप। सर एक मिनट, रिवर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाइए। आइए बता दो। फोन कवर दे ना, ये वाला आता रे मला नको सांगू, खाली मोठाली का सर वो आपने पूरा सॉल्यूशन लिखा था, आइए लिख लो। उसमें 2 पाई BT -2 पाई C इक्वल टू क्या लिखा है? यहाँ पे नहीं सर, एकदम लेफ्ट में, अच्छा, सी ऑप्शन। ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है, अच्छा दिस इज योर कांस्टेंट, कि भाई इसके अंदर का शेप जब कांस्टेंट होता है ना तो पूरा टर्म कांस्टेंट होता है, तो इसी को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा ना, तो इससे dx/dt की वैल्यू ये आ गई, ओके सर, थैंक यू। को हम बोल सकते हैं वेव वेलोसिटी, ये dx/dt क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी वेव वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। वो पूछा था किसी ने इसलिए मैंने आंसर दे दिया, अदरवाइज क्वेश्चन, हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, पहले इसको करते हैं फिर आगे जाते हैं।
Sara, your answer is correct. हाँ, चेतना, your answer is correct. है ना? गौतम, your answer is correct. सही है, इसका आंसर सही दे रहे हैं काफी स्टूडेंट्स, है ना? द आंसर बी इज ऑप्शन इज करेक्ट. भाई आपको पता ही होता है कि तो सीधे हम जानते हैं फॉर्मूला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, है ना, फेज एंड पाथ डिफरेंस. फेज एंड पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा? पाथ डिफरेंस, है ना? तो आपने पढ़ा था कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू जो होता है ये 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस होता है, डेल्टा एक्स. ये चीज जो होती है फेज डिफरेंस होती है, और जो डिस्टेंस का डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस. और ये रिलेशन जो होता है इवन ऑप्टिक्स में भी वैलिड होगा. जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो सेम रिलेशन आएगा किसी वेव के लिए. तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स होता है. तो आप देखो दोनों में फेज डिफरेंस 60 डिग्री है ना? 60 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब ये पाई बाय 3 फेज डिफरेंस हो जाएगा. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम यहाँ पे. फेज डिफरेंस पाई बाय 3 है ना? 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा निकाल लेते हैं. लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ ही तो होगी, कि वेलोसिटी ऑफ द वेव बाय फ्रीक्वेंसी लैम्डा होती है. तो वेव वेलोसिटी इसने दिया हुआ है 300 और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 500. तो वेवलेंथ की वैल्यू 0.6 मीटर हो जाएगी, है ना? कि जो भी ये ट्रेवलिंग वेव है उसकी वेवलेंथ 0.6 मीटर है ना? तो डेल्टा फाई ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय लैम्डा की जगह पे 0.6 आ गया. डेल्टा एक्स तो आपको निकालना ही है, मिनिमम डिस्टेंस, है ना? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा? इस तरह से अगर वेव ऑसिलेट कर रही है तो 2 पॉइंट होंगे जिसका कि फेज डिफरेंस अगर 60 है तो उसके बीच का सेपरेशन आपको निकालना है. तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो डेल्टा एक्स जैसे आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी 0.1 मीटर आ जाएगी. ये आपका है ना? डेल्टा एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपका 0.1 मीटर आ जाएगा. तो 0.1 मीटर आपका आंसर आ गया, है ना? तो ये साहिल शर्मा सही बोल रहे हो आप, इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना? तो ये थोड़ा सा रिलेशन याद रखना आप इसमें, देयर इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस. ये आपका रहेगा. तो इसलिए हम अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसमें कुछ भी नहीं होता है. ठीक, ये आपका कैसे से. तो दिस वे कैन अटेम्प्ट.
ये वेलोसिटी जब भी ये बोला जाएगा ना, तो ये वेव वेलोसिटी होती है। ट्रैवलिंग वेव की वेलोसिटी का मतलब वेव वेलोसिटी होती है, उसको पार्टिकल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है। इस रिलेशन में जो वेव वेलोसिटी होती है वो वेव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, लाइट, लाइक दैट, जो भी है, कोई भी वेव है उसकी वेलोसिटी होती है ना। क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिससे थोड़ा सा आपको लीड एंड लैग का कंसेप्ट पता चल जाए। हाँ, अंकुश, सारा, अनिका, हर्षद, योर आंसर सर करेक्ट। बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो, मतलब आपको आता है। अगर हम गलत आंसर करेंगे तो ए को करेंगे, ए इसमें सही आंसर नहीं है। गलत आंसर करेंगे तो वो ए को करेंगे। कई लोग ए भी इसका सेंड करते हैं, वही कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने बताया हुआ है। मतलब ए ऑप्शन सही नहीं है। हाँ, रुतिका सही है आपका आंसर। आभा सही है, चेतना सही है आपका आंसर, सही कर रहे हो। देखो आप सीख लो इसको कैसे करते हैं हम इसमें। देखो जब मैं यहाँ पे ए की इक्वेशन लिखूंगा, वेव की, ए की, जो यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो साइन कर्व है ना आपका ये, तो ए की इक्वेशन लिखना तो एकदम आसान है। ए की इक्वेशन आपकी हो जाएगी वाई ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। ये इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, ए की इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, है ना। अब जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे फॉर बी, तो आपको पता है बी जो है वो तो कॉस कर्व है, तो कॉस कर्व में आप लिख लोगे इसे ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये आपका कॉस कर्व हो गया। और जब सी की इक्वेशन आप लिखोगे तो वो भी कॉस है, लेकिन नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है ना, ये तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, माइनस ए से हो रहा है, तो ये माइनस कॉस है, तो माइनस ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख देंगे। ये तीन इक्वेशन होगी। वैसे तो बहुत सिंपली हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ठीक से बता रहा हूँ। अब मैं अगर इसके फेस को कंपेयर करूँ तो ऐसे तो मैं कंपेयर कर नहीं सकता कि एक साइन है, एक कॉस है, एक माइनस कॉस है, सबको साइन के फॉर्म में लाना होगा, तो इसको तो मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। जब मैं बी को साइन के फॉर्म में लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना, क्योंकि साइन थीटा प्लस पाई बाई टू जो होता है वो आपका कॉस थीटा ही तो होता है, तो पाई बाई टू प्लस ऐड हो गया यहाँ पे। लेकिन जब मैं सी को लिखूंगा तो आप ध्यान रखना, इस नेगेटिव साइन की वजह से जब आप इसको आप साइन के फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको ऐसा लिख दोगे कि एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, है ना। अब हम फेस को कंपेयर करेंगे, तो आप देखो ए और बी में कितना फेस डिफरेंस है, पाई बाई टू का। यहाँ प्लस साइन आया है, प्लस साइन आने का मतलब होता है ये वाली वेव लीड कर रही है, मतलब उसका मैक्सिमम पहले आ जाएगा। आप तीनों में कंपेयर करो किसका मैक्सिमम सबसे पहले आया, बी का आ गया, मतलब वो लीड कर रही है, तो बी लीड ए से कर रही है कितने अमाउंट से, पाई बाई टू से, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे आप देखो, अब मैं अगर ए से इसको कंपेयर करूं तो अभी भी फेस डिफरेंस पाई बाई टू है, लेकिन ये माइनस साइन आ गया। माइनस साइन का मतलब ये वाली जो होगी वो लैग कर रही होगी,
मतलब इसका मैक्सिमम सबसे बाद में आएगा। अब देखो इसका मैक्सिमम तो यहीं पे है, कुछ देर बाद ए यहाँ पहुंच जाएगा अगर मूव कर रहा है तो सबसे लास्ट में सी का आएगा ना। या यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे हम इसमें कि जो जीरो है वो तो सही है, जो पॉजिटिव है वो लीड कर रहा होगा, और जिसका एम्पलीट्यूड निगेटिव आ रहा है वो लैग कर रहा होगा। तो इसकी वजह से कि जब सबको हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो इससे प्लस पाई बाई टू मतलब ये लीड कर रहा होगा, और जहाँ माइनस पाई बाई टू आएगा वो क्या करेगा, लैग कर जाएगा। तो बी लीड बाई द पाई बाई टू और सी क्या करेगा, लैग करेगा। तो इसका उल्टा आंसर सही नहीं होता है, तो ये जस्ट इसका रिवर्स आंसर है। तो लीड लैग थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि किस तरह से हम लीड एंड लैग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वेव को कंपेयर करके, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। माइनस साइन क्योंकि माइनस ए है। जब आप यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप जैसे मान लो ये y वर्सेस x का ग्राफ है तो t तो जीरो ले लोगे, जब x आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो cos जीरो 1 होगा ना, तो उस टाइम yc की वैल्यू माइनस है, इसलिए माइनस आपका आ गया यहाँ पे। अब इस माइनस साइन को मैं माइनस अगर आ गया है तो कॉस को जब साइन में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो चीज होगी ये वाली यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। कॉस थीटा माइनस 90 जो होता है ना वो माइनस कॉस थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा माइनस 90 जो होता है ये आपका माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो इसकी जगह पे थीटा माइनस 90 पुट कर देंगे, ये पूरा एंगल थीटा है, माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो माइनस आ गया मतलब ये लैग कर रहा होगा। ये अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो सिंपल से आप देखो कि अभी आपने पढ़ा कि रिलेशन ऑफ बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो एक वेव की जो लेंथ होती है वो तो लैम्डा होती है पूरी साइकिल की लेंथ, तो 1/4 लेंथ जो होगी वो लैम्डा बाई 4 हो जाएगी। तो आप देखो जो भी डिफरेंस है 1/4 का ही तो आ रहा है कि भाई इससे लैम्डा बाई 4 से ये आगे है, इससे लैम्डा बाई 4 से ये वाली पीछे है। तो लैम्डा बाई 4 अगर पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी ना, यहाँ पे लैम्डा बाई 4 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा। जो आगे है वो लीड कर रही होगी, जो पीछे है वो लैग कर रही होगी, है ना। कि मेन जो डिफरेंस है उससे लैम्डा बाई 2 से आगे या पीछे है ना, तो उससे पाई बाई 2 फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो पाई बाई 2 से लीड या लैग कर रही होगी। या तो ट्रिग्नोमेट्रिकली कर लो या ऐसे भी समझ लो आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको सही लगता है ये हम कर सकते हैं ऐसे। ये लीड लैग का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ये आपका ऐसे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सर एक बार सॉल्यूशन दिखाइए ना, अभी थोड़ा सा रह गया लिखना। मैं भी दिखा रहा हूँ बेटा मैं। हाँ लीड एंड लैग साइन से ही पता चलेगा, लीड एंड लैग जो है साइन से पता चलेगा। वही बात है कि जहाँ पे प्लस साइन आएगा वो लीड कर रहा होगा, जहाँ माइनस साइन आएगा वो लैग कर रहा होगा। डन सर। ओके ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ ये अभी करेंगे बाद में। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
सारा सही है आपका आंसर। ना अभी एक ही आंसर सही है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो आपस में। देखो इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो आप ध्यान रखना आपके पास फॉर्मूला वेव वेलोसिटी का क्या होता है, √T/μ, ये फॉर्मूला होता है ना। लेकिन इसको आप डेंसिटी के टर्म्स में चेंज करोगे तो म्यू इक्वल टू जो हो जाएगा ना, वो रो इंटू एरिया हो जाएगा। कि अगर डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करें तो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। बाय डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का एरिया और ये एरिया कैंसिल हो जाएंगे, मास पर यूनिट लेंथ ही तो बच जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि म्यू इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। कोई भी अगर वायर है ना, वायर है तो उसकी डेंसिटी तो होगी, तो अगर इसके एरिया को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका म्यू आ जाएगा। हाँ, मैन कब आपका आंसर सही है ना। तो इस फॉर्मूले को हम डेंसिटी के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं, T/ρ इंटू एरिया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कि रो इंटू क्या हो गया, एरिया हो गया। और एरिया किसी वायर का क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका हो जाएगा
पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब v की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी टी बाई डेंसिटी इंटू एरिया। डेंसिटी आपका पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है दोनों वायर स्टील की है ना, तो स्टील वायर की तो डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है, तो रो तो दोनों का सेम ही होगा, पाई बाई 4 भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं जो वेव वेलोसिटी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टी बाई डी स्क्वायर। बस ये आपका आ गया, तो ये डायमीटर का तो रेशियो आपको दिया हुआ है टी बाई डी स्क्वायर की, क्योंकि डेंसिटी तो दोनों स्टील है तो सेम ही होगी, इसलिए तो हम इसको रो के फॉर्म में लेके आए थे, तो कि दोनों स्टील की हैं तो दोनों की मास पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगी, मास पर यूनिट लेंथ तो अलग अलग हो सकती है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम दोनों का क्या होगा बेसिकली आपका सेम होगा, तो v इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से अगर मुझे वी ए और वी बी का रेशियो निकालना है तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी ए बाई टी बी इंटू आपका हो जाएगा यहाँ से डी बी बाई डी होल स्क्वायर। तो टी ए बाई टी बी की वैल्यू हाफ है और डी बाई डी ए की वैल्यू 2 है, तो ये आपका रूट 2 आ गया है ना, तो वी ए और वी बी का रेशियो जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, रूट 2 रेस टू 1 है, काफी क्लोज आंसर है ना, तो कई बार इससे गड़बड़ हो सकती है, तो प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, है ना। अगर आप सिंपल सा ये डायमीटर वाला फैक्टर नहीं लेते तो आपका ये सही आ जाता सी। आप ये सोचते ना यहाँ पे अरे इसको म्यू को इससे क्या मतलब है एरिया से, मास पर लेंथ को, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 2 हो जाएगा, तो फिर तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लेकिन वो सही नहीं है, डी ऑप्शन सही है। आप इसको इस फॉर्म में चेंज करोगे फिर वो एरिया वाला फैक्टर आ जाएगा, तो ये आपका रूट 2 आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, इस तरह से चेंज करके आंसर है ना, ये आपका ये आपका गया। तो इसको ध्यान रखना आप इसमें, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो जानते ही हैं कि डेंसिटी इंटू एरिया लिख सकते हैं न्यू की जगह पे, तो टी बाई डेंसिटी इंटू एरिया, बाकी तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। बेटा एरिया तो होता ही है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अगर पैरामीटर दिया हो तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा ना, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है तो डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, है ना, कि मास पर यूनिट लेंथ होता है डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। एक मिनट। ये आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो हम कर लेंगे इजिली सॉल्व। ये वही चीज है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज द 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, है ना, कि जो आपका कहाँ पे लास्ट इक्वेशन में, सी ऑप्शन के साइड में जो लिखा है। अच्छा सी ऑप्शन के साइड में जो लिखा है यहाँ पे, ये मैंने एरिया पुट कर दिया यहाँ पे, टी बाई डेंसिटी इंटू एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, ओके सर। टी बाई डेंसिटी इंटू आपका ये आपका गैस, ये तो कर लेंगे हम, ये तो पहले जैसा क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन वो है जो पहले मैंने शो किया था, तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, पहले हमने सबसे पहले किया था। ये आपका गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हम कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है तो, हाँ यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आ गया, इसको आपको थोड़ा सा आना चाहिए कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। भाई ये वेव तो है लेकिन ये हार्मोनिक वेव नहीं है, तो ये साइन कॉस नहीं दिया हुआ है, लेकिन है तो वेव ही।
हाँ सही बोल रहे हो आप। हाँ अनिका सही है आपका आंसर। अनिका एंड सारा ठीक है आपका आंसर। आप वाई और एक्स को मीटर में ले लो और टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर भाई यूनिट नहीं दी हुई है कोई बात नहीं, बिना यूनिट के पुट कर दो। वो तो डिपेंड करेगा वाई और एक्स की यूनिट क्या है और टाइम की यूनिट क्या है, उसके ऊपर यूनिट है। सही आंसर है। हाँ सारा दोनों सही है, दोनों आंसर सही है आपके, बोथ आंसर सॉल्व करें, ठीक बोल रहे हो। हाँ दिवेश सही है आपका आंसर, अंकुश पाटिल सही है आपका आंसर, डायरेक्शन भी सही है दिवेश। सही है सही है, डायरेक्शन सही है। अब आपकी चेतना सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बताया आपने, सब लोगों ने आंसर सही बताया। देखो पहली बात है कि कोई भी वाई का फंक्शन जो इस फॉर्म में होता है कि एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी, वो वेव को रिप्रेजेंट करता है। और फंक्शन कुछ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकती है चीजें, तो ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये वेव तो है। और इसमें माइनस प्लस प्लस का मैं मतलब बताया था आपको कि अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो वेव इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और प्लस साइन होगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो आ गया, क्योंकि बीच में प्लस साइन आया है तो वेव इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। उसके बाद इससे कंपेयर कर लेंगे, भाई एक्स के साथ जो भी चीज होगी वो के ही तो होती है ना, तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। और टाइम के आगे जो भी चीज होती है ओमेगा होती है, तो ओमेगा की जगह पे यहाँ पे 2 आ गई। तो जो वेव वेलोसिटी होती है ना, वो ओमेगा बाई के ही तो होता है। तो 2 आ गया, अगर मीटर और सेकंड है तो मीटर पर सेकंड लिख लो, तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ गई।
बेटा डायरेक्शन में कुछ नहीं होता है, जो ये चीज होती है, अगर यहाँ पे माइनस साइन आ जाए तो वेव इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और प्लस साइन आ जाए तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मूव करती है। तो यहाँ पे बीच में साइन प्लस है ना, एक्स और टी के फंक्शन के बीच में, तो प्लस का मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगी। वेलोसिटी के लिए आपको पता है k1 आ गया, t का कोएफिशिएंट ओमेगा होगा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ गई, वेलोसिटी भी आ गया। एम्पलीट्यूड, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, y की मैक्सिमम वैल्यू तो एम्पलीट्यूड होती है। तो आप देखो इस फंक्शन में y की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द y 2 हो सकती है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब ये जीरो हो जाए टर्म, ये वाला टर्म जब जीरो हो जाएगा तो y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब मिनिमम चीज होती है तो 5 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, 10 का भी कुछ नहीं कर सकते, यही तो चेंज हो सकता है। तो जब ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा तो उस टाइम y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y जो होगी वो सिंपल आपका 10/5 होगी, और 10/5 में ये 2 आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड भी आपकी 2 हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड 2 आ गया, वेलोसिटी भी आपकी आ गई 2, और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होना चाहिए, जो कि स्ट्रिक्टली हार्मोनिक वेव नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग वेव तो है ही, है ना, कि ट्रैवलिंग वेव तो होगी, उस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। बेटे डायरेक्शन के लिए आप ये देखो, जब आप यहाँ पे लिखते हो ना y इक्वल टू फंक्शन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो एक्चुअली में क्या होता है ना, जो ये जो चीज होती है ये कांस्टेंट चीज होती है, कांस्टेंट होता है, मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी ना, ये के एक्स और टी ऐसे वेरी करते हैं ताकि ये चीज कांस्टेंट रहे, तभी तो शेप सेम रहेगा। तो ये जो चीज होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के डी एक्स बाई डी टी माइनस ओमेगा इक्वल टू आपका कांस्टेंट तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से जो डी एक्स बाई डी टी होगी उसकी वैल्यू ओमेगा बाई के हो जाएगी, जो कि वेव वेलोसिटी होती है। तो देखो डी एक्स बाई डी टी पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव मतलब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, तो ये पॉजिटिव तब आएगा जब यहाँ माइनस साइन होगा। इसी की जगह पे कहीं पे अगर ऐसा दिया हो कि के एक्स प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो माइनस ओमेगा बाई के हो जाएगी, इस माइनस भी आ गया। वही चीज है कि यहाँ पे जब माइनस साइन होगा तो वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ प्लस साइन होगा तो वेव वेलोसिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगी। तो यहाँ पे बीच में साइन प्लस है ना, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगी, है ना। तो ये तो सीधे मैंने बताया आपको, एम्पलीट्यूड में मतलब जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो उस टाइम ये मैक्सिमम होगा, तो इस डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 5 ही तो हो सकती है जब ये टर्म जीरो हो जाए, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2 आ गई। वो याद ही रखते हैं बच्चे, जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, उस तरह से आपका आंसर आ गया, है ना। डिफरेंशिएट करके उसको एक्सप्लेन कर दिया हमने। ये इस तरह के नेचर के क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। ये आपका नेक्स्ट पे रहते हैं इसमें। हाँ ये सही रहेगा, ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो वेव में आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज कोई कौन सा फंक्शन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर सॉल्यूशन दिखा दो ना पिछले अभी दिखा क्वेश्चन रहा का। हूँ। ये तो एक्स्ट्रा चीज है, इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्शन लिख लो आप ऐसे, वेलोसिटी लिख लो, एम्पलीट्यूड लिख लो, डन सर। बस और कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ सारा सही बोल रहा हूँ, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन।
बेटा एक नहीं बताना है, दिस इज ए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, मुझे मेंशन करना चाहिए था। एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है इसमें, मल्टीपल करेक्ट। है ना, तो जस्ट मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दिया है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। तो पार्शियल करोगे तो मैं उसको सही नहीं बताऊंगा, जब एग्जैक्ट मैच करेगा तब मैं सही बताऊंगा। देखो ए और बी तो है ही, ए भी वेव है, बी भी वेव है, और भी है, वो कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो तीनों, तीन आंसर इसके सही हैं, तीनों सही बोलोगे तब मैं आंसर करेक्ट बताऊंगा आपको मैं। हाँ तान्या ठीक है आपका आंसर। हाँ पिनल सही है। दिवेश सही है आपका आंसर। अंकुश सही है। देखो ए और बी तो है ही, इसके अलावा सी सही है। डी मतलब डी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब इसका आंसर ए बी सी इज करेक्ट। हाँ तो मैंने बोला ही था कि जो भी एक्स और टी का इस तरह से लीनियर फंक्शन होगा वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ ऑर्डर टू नहीं होना चाहिए उसमें, एक्स का ऑर्डर टू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात आपने बोला। एक्स का और टाइम का ऑर्डर वन होना चाहिए यहाँ पे, एक्स का वन टाइम का वन, एक्स का वन टाइम का वन, एक्स का वन टाइम का वन। यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट कॉस कुछ भी। यहाँ पे ऑर्डर टू आ गया एक्स का, और टाइम का भी ऑर्डर टू आ गया, तो ये गलत है ना। वेव की क्वेश्चन में एक्स और टाइम का ऑर्डर वन ही होता है ना, तो ये नहीं सही है। अब मुझे थोड़ा सा शक होता है, जैसे मुझे ये तो समझ में आ गया वेव है ये, बी भी समझ में आ गया कि वेव है, बस मुझे समझ में नहीं आया कि भाई सी वेव होगा नहीं होगा। वैसे होगा क्योंकि एक्स और टी का ऑर्डर एक ही है, लॉग हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लॉग टेन साइन कॉस कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे अगर चेक करना है तो चेक करने के लिए मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बताई था आपको कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कि कोई भी फंक्शन अगर वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको वो सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तभी वो वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सी को। तो y को मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ डी वाई बाई डी टी पार्शली, ये सॉरी मैंने सिंबल गलत बना दिया, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव के सिंबल है कि जब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को क्या ले लेंगे कांस्टेंट, जब आप t के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को हम क्या ले लेंगे बेसिकली आपका कांस्टेंट, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप। तो डेल्टा y बाई आप डेल्टा t ले लो यहाँ पे, तो जैसे हम करेंगे तो आपको पता है लॉग का तो वन बाई हो जाता है, तो a बाई एक्स माइनस वी टी हो जाएगा, लेकिन अंदर वाली चीज को मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो यहाँ पे एक माइनस वी भी आ जाएगा, ये आपका। दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये चीज डिफ्रेंशिएट होके हो जाएगी ए बाई एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर, है ना। वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, अंदर वाली चीज को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से माइनस वी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन बाहर माइनस आ जाएगा, यहाँ वी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये डबल डेरिवेटिव ही आ गया। तो ये तो आपने टाइम के रिस्पेक्ट में किया, अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं इस थर्ड को, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट तो यहाँ एक्स जो लॉग है वो तो वन बाई में आ जाएगा, वन बाई एक्स माइनस वी टी आ गया, और चूंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो वन ही आ जाएगा, तो ऐसे ही रह जाएगा, डबल डेरिवेटिव कर दो, है ना। जैसे हम डबल डेरिवेटिव करेंगे आपको पता है कि ये चीज आपकी आ जाएगी ए बाई माइनस एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ये आ गया, है ना। तो आप देखो एक डबल डेरिवेटिव आपका ये आ गया, एक डबल डेरिवेटिव ये आ गया, इसको पुट करके यहाँ पे देख लो ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करके देख लो। LHS और RHS साइड सेम आ जा रही है ना, तो मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए ट्रैवलिंग वेव। ये नहीं करेगा, इसको करके देख लेना ऐसे जैसे मैंने इसको किया है, ये नहीं करेगा तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसे आप। हाँ ये भी सही बोला आपने, लेकिन ये एक्चुअली नेचुरल लॉग ही होता है, गलत लिख देते हैं वो नॉर्मली। जहाँ पे भी फ्रेम किया होगा ना, ई ही लिख देना आप इसमें, नेचुरल लॉग ही है, दिस इज अ नेचुरल लॉग। एलन यूज करना चाहिए था वैसे तो उसके लिए सिंबल, लेकिन नॉर्मली वो नेचुरल लॉग ही है, लॉग ई ही है, एक्स माइनस वी बोलना सही है आपको, नेचुरल लॉग ही है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ABC इज द करेक्ट आंसर। इसको जब लोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो वही ऑर्डर का कंसेप्ट ठीक होता है कि अगर सिंगल ऑर्डर में इक्वेशंस लिखी हुई है एक्स और टी की, तो वो ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करती है। अगर एक्स का ऑर्डर हायर हो गया तो ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, है ना। ये आप पाइएगा तो इस तरह की कोई फंक्शन अगर हो ना, y इक्वल टू a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, या इसको छोड़ दो अभी आप, ये अब जब आएगा तो आप पढ़ लोगे इसके बारे में, है ना, कि फिलहाल तो इसी में से चूज करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना कि वेव को वेरीफाई करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन होती है। इसको अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वेव को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। बेटा इसी का हम चेक कर रहे हैं, एक ही सी को ही चेक कर रहे हैं। ए और बी के बारे में कंफर्म हो गए, सी को चेक करने में मुझे लग रहा है लॉग होगा नहीं होगा, तो उसी को चेक करने के लिए मैंने पहले टाइम के रिस्पेक्ट में किया, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में किया। इसको यहाँ पुट किया, इसको यहाँ पुट किया, तो वेरीफाई हो रहा है, मतलब ये वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। सी को ही चेक कर रहे हैं, है ना। डी को तो मैंने चेक ही नहीं किया, हायर ऑर्डर था, तो ये आपका जगह इस तरह से, ठीक है, तो आपने कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे एसएचएम में था ना कि कौन सा फंक्शन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, वैसे वे में भी पूछते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, दिस इज गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लेकिन ये जरूरी है ना। तो लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे पूरा अब तक जो आपने पढ़ा है सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सारा आपका आंसर सही है। आंसर इसका चलो, टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, है ना, किसको एज ए होमवर्क आप ले लो, दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, और भी क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा एज ए होमवर्क, है ना। तो एक बार मेजर टेस्ट में डिस्कस कर लूं कल, फिर कल आपको बताता हूँ कि अगली क्लास में आपको मॉड्यूल क्या अटेंड करना है। मीनवाइल अगर किसी के पास पीडीएफ होगा तो ग्रुप में शेयर कर देना, है ना, किसी के पास अगर पीडीएफ है तो वो शेयर कर देना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, है ना, ये आपका होमवर्क हो गया। मैं होमवर्क क्लास, डाउट क्लास में इसको डिस्कस कर लूंगा, इस क्वेश्चन को, है ना, तो पाएगा। मैं इसके आंसर बता देता हूँ, डाउट क्लास में डिस्कस हो जाएगा ये, है ना। कल अगर टाइम मिला तो सही है, नहीं तो फिर अगली क्लास में या किसी दिन रेगुलर क्लास में बता दूंगा आपको। इसका ए ऑप्शन सही है, एक बार आप चेक कर लेना। तो कई लोग डी दे रहे हैं, तो डी क्यों सही नहीं है वो आप चेक कर लोगे थोड़ा सा, मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको, है ना। थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है, इसलिए जल्दी करके मैंने इसको बताना चाहता, है ना। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।